हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हमने शुरू करी थी अपनी अकाउंटिंग की सीरीज़, जिसमें हमने अभी तक 4 लेक्चर्स लगा लिए हैं, जिसमें हमने बेस कर लिया उसका कि अकाउंटिंग है क्या, उसमें उसका मीनिंग देखा हमने, ठीक है। उसमें हमने उसका जो अकाउंटिंग साइकिल है वो देखा, फिर हमने कुछ टर्म्स देखी थी, बेसिक टर्म्स। फिर हम थर्ड लेक्चर में हमने देखा कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, ठीक है। उसका एक पार्ट कर लिया और आज उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट्स करे थे और आज कुछ कंसेप्ट्स उसके पेंडिंग है वो, प्लस में हम लोग कन्वेंशंस करने वाले हैं, अकाउंटिंग की कन्वेंशन, ठीक है, जो किसने दिए हैं, गैप ने, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने, ठीक है। तो आज हम लोग प्रिंसिपल को ही, आज अकाउंटिंग के जो आपके प्रिंसिपल्स है वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज अपना 5th लेक्चर है। अभी तक आपने अगर 4 के 4 लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ वो जाके जरूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा आगे वाला, ठीक है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चैनल चलिए शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस तरह का लोगो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला और 7th कंसेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट डिटर्मिनेशन करने के लिए, किस चीज के, ऑफ नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, उस चीज को करेक्ट डिटरमाइन करने के लिए आपका ये कंसेप्ट बताता है, ठीक है। हम इसका यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, जितने भी आपके बिजनेस ऑपरेशंस हुए हैं, ठीक है, ऑल कॉस्ट्स विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ दिस द पीरियड शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट डेट रेवेन्यू। यही लाइन इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। अभी पढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंगली फॉर मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू, फर्स्ट रेवेन्यू को हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद जो भी कॉस्ट आई है उसे हम, जो भी इनकर्ड हुई है वो कॉस्ट, उसे हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। अब कुछ समझ में नहीं आया सर, अभी बता देते हैं क्या समझ में नहीं आया। देखो, जो भी आपकी करंट ईयर की इनकम को कमाने के लिए आपने कुछ एक्सपेंस किए होंगे, एक्सपेंस किए, जैसे कि आपने ना क्या किया, मशीनरी खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी अपने बिजनेस को चलाने के लिए, आपके अपनी बिजनेस को चला के इनकम कमाने के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए आपने वो मशीनरी खरीदी। लेकिन उस मशीनरी के अगेंस्ट में आपने कुछ एक्सपेंस भी किए, जैसे कि उस मशीनरी को लेकर आए तो उसका परचेजिंग जो रेट है वो आपने पे किया, प्लस में लुब्रिकेंट्स हो गए, या उसको सेटअप करने की कॉस्ट आ गई, ठीक है, या उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको चेंज करा, या आपने इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करी जो मशीनरी से रिलेटेड है, जिसकी वजह से आप इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन उस इनकम को जनरेट करने की वजह से कुछ आपके एक्सपेंसेस भी जनरेट हुए हैं, तो यहां पर कहते क्या है, जो भी आपके करंट ईयर के एक्सपेंसेस है ना, जो भी आपके करंट ईयर के एक्सपेंसेस है वो करंट ईयर के इनकम में से ही माइनस कर दोगे, या उसे हम कहते हैं चार्ज कर लोगे। क्या कर लोगे, चार्ज कर लोगे, ठीक है। ये हम चार्ज पढ़ेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह सब देखेंगे ना, कि अकाउंट्स जब बनाएंगे तो हम बताएंगे यहाँ पे चार्ज होता क्या है, ठीक है। जैसे इतना ध्यान रखो कि करंट ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं, जो उस इनकम को कमाने के लिए आए थे, जो उस इनकम को कमाने के लिए हमने मतलब हम करना चाह रहे थे, अपनी इनकम को बढ़ाना चाह रहे थे, मगर उसकी जगह साथ साथ इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस भी हो गए। अब वो एक्सपेंसेस को करें क्या, तो उन एक्सपेंसेस को सेट ऑफ करने के लिए उसी साल की इनकम में से हम लोग चार्ज कर लेंगे या माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या कहते हैं, मैचिंग कंसेप्ट, कि आपके जो भी करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं उसे करंट ईयर की इनकम में से ही सेट ऑफ कर देंगे या बैलेंसिंग कर देंगे, ठीक है। ये अपना 7th कंसेप्ट है। उसके बाद 8th कंसेप्ट कहता है कॉस्ट कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। देखिए, इसके ना वर्ड पे जाइए, हिस्टोरिकल क्या, हिस्ट्री से कुछ रिलेट करते हैं, हिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एन असेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। जिस भी डेट पे आपने किसी असेट को आपने क्या किया, एक्वायर किया, परचेज किया,
उसी डेट पे आप लोग एंट्री करने वाले हैं अपने जर्नल्स में, ठीक है। दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकॉर्डिंग फॉर द असेट। ये क्या है, एक बेस बनेगा। द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेटेड टू द पास्ट इट इज रेफर टू एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो जो भी पास्ट की कॉस्ट है वही आपकी क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट रहने वाली है। अब इसका मतलब क्या है, जो भी देखो हम लोग ना ये एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल लिखता हूं। आपने कोई एसेट में आप लोग मशीनरी ले लीजिए, ठीक है। आपने मशीनरी जो परचेज करी वो करी आपने 1 अप्रैल को, लेकिन इस पे जो आपने कैश पे किया, जो आपने कैश पे किया, ये एक्वायर करी है, इसके लिए आपने कैश पे किया है ना। और ये कैश पे किया या किसी को कैश मिला, तो ये आपने दिया कब, ये दिया आपने मान लो 1 सितंबर को। मंथ्स हैं काफी, ठीक है। अब यहां पे बात क्या है कि हम लोग एंट्री किस डेट पे करने वाले हैं। जो आपकी जर्नल एंट्री होगी, जो आपकी जर्नल एंट्री होगी वो आप किस डेट पे करने वाले हैं, तो वो हम करेंगे 1 अप्रैल की डेट पर। क्यों? क्योंकि हमारे, अगर आप देखो कि जो भी आपके ना मार्केट वैल्यू होती है, एक होती है आपकी फेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू, ठीक है। कोई भी ऐसी एक चीज जिसकी फेस वैल्यू कम हो सकती है और इस मार्केट वैल्यू अप भी, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। मान लो एक मशीनरी की फेस वैल्यू है 1 लाख रुपए, ठीक है, और मार्केट में उसकी आज के टाइम पे वैल्यू जो लग रही है, मान लो आप उसको आज मार्केट में बेचते हो या मार्केट से आप उस चीज को लेते हो, तो उसी सेम मशीनरी की जो वैल्यू है वो क्या पता 2 लाख हो और क्या पता वो 50,000 हो। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो क्या आप इस मेथड से, मार्केट वैल्यू से आप क्या एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि आपकी जो मशीनरी की वैल्यू है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ? हम इससे कभी भी ऐसा पता नहीं लगा सकते। इस वजह से हम लोग हमेशा जब भी एंट्री करते हैं तो हमेशा वो फेस वैल्यू पे करते हैं। जिस डेट पे आपने उसे खरीदा उस डेट पे हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। जो जिस डेट पे आपने एक्चुअल में खरीदा उस डेट पे एंट्री करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे। क्योंकि मार्केट में जो आपकी वैल्यू चल रही है वो अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, उससे आप एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते। क्या पता आज आपने पता लगाना है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ और आज जो उसकी मार्केट वैल्यू वो 2 लाख रुपए है, लेकिन कल जैसे अपने अकाउंट क्लोज करे और अकाउंट क्लोज करते उसकी वैल्यू घट के 50,000 हो गई। तो अब आपको क्या एग्जैक्ट पता लगा? अब इससे तो आपको लॉस भी हो सकता है आने वाले टाइम में, है ना। तो इस वजह से हम लोग कभी भी मार्केट वैल्यू पे नहीं लेके चलते, हमेशा अपना फेस वैल्यू पर लेके चलते हैं, या फिर आप कहें कि एक्चुअल पे लेके चलते हैं, या जब आपने खरीदी थी, जिस डेट पे आपने खरीदी थी 1 अप्रैल पे खरीदी थी, तो 1 अप्रैल की एंट्री यहां पर आएगी। 1 अप्रैल कौन सी? हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपने कौन सी कॉस्ट हिस्ट्री में पे करी थी, ठीक है, पास्ट में कौन सी कॉस्ट को पे किया गया था आपके द्वारा, वही वाली कॉस्ट या वही वाली डेट पे आप एंट्री करेंगे। तो ये क्या है आपका कॉस्ट कंसेप्ट है। इसके बाद क्या है? एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल और एक और आती है यहां पे रेवेन्यू, एक और है रेवेन्यू कंसेप्ट, ठीक है। अब इन दोनों को समझने से पहले हमें 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। अब वो दो चीजें हैं क्या, अभी देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। एक तरफ है आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरी तरफ है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देखिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? जब आपने जिस डेट पे किया, हमने अभी एग्जांपल लिया 1 अप्रैल, क्या है 1 अप्रैल, तो ये क्या है? एक्रूअल बेसिस। और आपने कैश कब पे किया या कैश कब मिला आपको? 1 सितंबर को, ऐसा ही हुआ था। अब ध्यान रखना, एक्रूअल कौन सा है? पास्ट वाली, जब हम पास्ट की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? जब हम लोग पास्ट की बात करेंगे। और कैश में कब बात करेंगे? जब आपको कैश रिसीव हुआ या जब आपने कैश पे किया, जब एक्चुअल कैश की बारी होगी, जब एक्चुअल कैश की बारी होगी। एक्रूअल का मतलब क्या होता है? एक्रूअल का मतलब होता है कि आपने ना
पे तो कर दिया या आपने कमा तो लिया, लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। समझ रहे हो, आपने कमा तो लिया लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। मान लो आप किसी में सैलरी मिलनी थी आपको, आप किसी कंपनी में काम करते थे और आपको मिलनी थी क्या, सैलरी। वो सैलरी आपको मिलनी थी फर्स्ट को, 1 दिसंबर को मिलनी थी। आपने कमा तो ली लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है। आज क्या तारीख होगी, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर हो गई। आपने 1 दिसंबर को वो कमा लिया, आपने वो 1 दिसंबर को कमा लिया। जो आपको नवंबर की सैलरी मिलनी थी वो 1 दिसंबर को मिल गई, मिल गई। कैसे, किसमें, अकाउंट्स में, किसमें, अकाउंट्स में। मगर एक्चुअल में क्या आपको मिली है, नहीं मिली, एक्चुअल में आपको नहीं मिली। आज 10 तारीख हो गई है, 1 दिसंबर को आपने कमा लिया लेकिन अभी तक बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, अभी तक आपको मिली नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका एक्रूअल बेसिस। तो जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना और अकाउंट्स में लिखते हैं, अकाउंट्स में एंट्री डालते हैं, तो एंट्री डालना होगा किस, कब की, 1 दिसंबर की, नोट ऑफ 10 दिसंबर, 10 दिसंबर की नहीं, 1 दिसंबर की डालोगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका है एक्रूअल बेसिस। और कैश बेसिस क्या होगा, जब आपको मान लो 11 दिसंबर को मिल गई, मान लो आपको ना 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को आपको सैलरी जो है वो मिल गई। कैश बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले में कैश बेसिस में क्या करते हैं, कैश बेसिस में आप करोगे 11th डेट के, 11th की एंट्री, 11 दिसंबर की एंट्री करोगे। ठीक है, तो जब आपको कैश मिल जाए या कैश पे किया हो, उस डेट की जब आप एंट्री करोगे तो वो होगा आपका कैश बेसिस। और जब आप जिस डेट में, जो पास्ट में आपने डेट लेके आए हो, जो जिसमें भी आपने कैश को पे किया है, नहीं किया, या आपने जो भी एक्सेट को एक्वायर किया है उस डेट पर लेके आए हो, तो वो होती है आपकी एक्रूअल बेसिस। ठीक है, और जो वर्ल्ड वाइड, जो भी वर्ल्ड वाइड हो रही है वो हो रही है यूज आपकी एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है आपके डबल एंट्री सिस्टम में। और कैश बेसिस अच्छी भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको उसका रीजन बता दिया। क्योंकि क्या होता है, आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो अप डाउन होती रहती है, और मार्केट वैल्यू अप डाउन होने के कारण आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगती कभी भी। क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं पता लगती है। ठीक है, तो इसमें अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, आपके जो कैश भी होता है और क्रेडिट भी होता है, दोनों को आपको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो आपको इसका फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, और इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, हमने सिर्फ कैश की बात करी तो ओनली कैश आएगा, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ऐसा ही होगा, है ना। सेकंड पॉइंट देखें तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, सिर्फ ये ना जो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को यहां पे हम लोग देखते हैं, क्या होगा, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन्ड। और यहां पे क्या होगा, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नॉट असर्टेन्ड। ऐसा क्यों, वही बात है, क्यों, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। इसकी वजह से इस मार्केट वैल्यू पे अगर हम लेके आएंगे, इस कैश के बेसिस पे हम लोग लेके चलेंगे, तो उस दिन की कैश की वैल्यू क्या पता ज्यादा हो, क्या पता कम हो सकता है। तो इसलिए यहां पे एग्जैक्ट पिक्चर हमें नहीं पता लगती कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लेकिन यहां पे जब हम एक्रूअल बेसिस पे लेके चलते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा करेक्ट पिक्चर मिल सकती है कि आपका कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है या कितना परसेंट आपको लॉस हुआ है। ठीक है, और इसका लास्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है जब आपका एक्रूअल जो है ना वो कंपनीज एक्ट 2013 में रिकॉग्नाइज्ड होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग, एक्रूअल इज रिकॉग्नाइज्ड by कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, बट इसमें अगर हम देखें तो कैश बेसिस जो है वो कैश बेसिस आपको जो रिकॉग्नाइजेशन है वो कंपनीज एक्ट ने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, नो रिकॉग्नाइजेशन बाय कंपनीज एक्ट। ठीक है, और एक चीज और,
जो आपका एक्रूअल बेसिस है ना, एक्रूअल बेसिस क्या है, मोर रिलायबल है। क्या है, मोर रिलायबल। और जो आपका कैश बेसिस है वो आपका क्या है, लेस रिलायबल। क्या है, लेस रिलायबल। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये चीजें हैं। ठीक है, एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, एक्रूअल बेसिस कहता है कि जिस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन करी है उसी डेट पे आपको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। कैश बेसिस क्या कहता है, कैश बेसिस कहता है आपको कि जिस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन करी उस डेट पे नहीं करनी है आपको। किस डेट पे करनी है, जिस डेट पे आपको कैश मिला या कैश आपने पे किया उस डेट पे। ठीक है, और एक्रूअल बेस पे हम लोग करेक्ट पिक्चर निकाल सकते हैं, लेकिन कैश बेसिस पे हम लोग करेक्ट पिक्चर नहीं निकाल सकते। एक्रूअल बेसिस को सही माना गया है किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 में। और कंपनीज एक्ट 2013 में कैश बेसिस को कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी, उसको अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना गया। और सब दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई फॉलो होता है तो वो आपका एक्रूअल बेसिस होता है, इसलिए इसे हम मोर रिलायबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोर रिलायबल। और कैश बेसिस को कोई भी फॉलो करना पसंद नहीं करता है या नहीं किया जाता उसे, क्योंकि कंपनीज एक्ट नहीं कहती ये चीज आप करो, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, लेस रिलायबल मानते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए एक्रूअल बेसिस आपको समझ में आया, एक्रूअल बेसिस है क्या। ठीक है, कब, जब आपने कोई ट्रांजेक्शन करी तब। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन, क्या कहते हैं, क्या करवाता है, इट प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज कंपेयर टू द कैश बेसिस। क्या कहते हैं, अबाउट द इंफॉर्मेशन देता है किस तरह, मोर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज एज कंपेयर टू कैश बेसिस। कैश बेसिस के कंपैरिजन में ये आपको एक्रूअल जो बेसिस है, एक्रूअल कंसेप्ट है, ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और अगर यूजर्स ध्यान है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को अगर वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी तो क्या यूजर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा, यूजर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा तो यूजर इस पे पैसा ज्यादा लगाएंगे कंपनी में, और कंपनीज की जो वर्थ है क्या वो भी इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल होगी सर, यही तो चाहिए उसको। कंपनी की अगर वर्थ इंक्रीज होगी तो एट द एंड जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी का काम क्या है, कंपनी का काम क्या है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, नहीं कंपनी का काम क्या होता है, शेयर होल्डर्स हैं जो उनके, जिन्होंने उनके शेयर्स को लिया है, उनकी वेल्थ, उनका उनका जो डिविडेंड है या उनका जो पैसा उनको मिलने हैं उसकी वेल्थ को इंक्रीज करना ही कंपनी की क्या है, एकमात्र काम है उसका, कंपनी का। ठीक है, कहता है दिस कंसेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। पहली बात और सबसे बड़ी बात, ये कंसेप्ट जो है वो रेवेन्यू और एक्सपेंस पे दोनों पे ही कारगर है। ठीक है, दोनों पे ही यूज किया जाता है, इसे अप्लाई किया जाता है किस पे, रेवेन्यू पर भी और एक्सपेंसेस पे भी। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू वो होता है सर जितने भी आप सेल करते हैं, जितना भी आप सेल करते हैं उस पे मिलने वाला पैसा रेवेन्यू, उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो वो आपका निकलता है प्रॉफिट, या फिर उसे हम कहते हैं इनकम। ठीक है, तो आप रेवेन्यू पर भी और एक्सपेंसेस पर भी इसे फॉलो करते हैं, एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। आपको जो रेवेन्यू रिसीव हुआ है, चाहे आपने कोई एक्सपेंस किया है, जिस डेट पे किया है वही वाली डेट आप एंट्री में करेंगे। ठीक है, इन एक्रूअल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। कहता रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन सेल को आपने सेल किया है, सेल आर मेड और सर्विसेज सेल की है आपने या फिर सर्विस को दिया है। जैसे वो एग्जांपल याद है, छोटू और छोटू के पापा, छोटू रोटी लाके दे रहे थे, छोटू के पापा रोटी बना रहे थे, है ना, तो उन्होंने सर्विस दी थी, सर्विस रेंडर करी थी। तो जिस डेट को आपने सर्विस को रेंडर किया है या जब भी आपने सेल करी है, एंड इट इज इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, चाहे आपको कैश मिला चाहे नहीं मिला, मतलब आपने कमा लिया बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, चाहे रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ, आपने जिस डेट को ट्रांजैक्शन कर दी उस डेट पे ही आपको एंट्री करनी होगी। यही कहता है आपका एक्रूअल कंसेप्ट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन करी उसी डेट पर आपको उस एंट्री को करना होगा, चाहे आपको पैसा मिला है चाहे नहीं मिला, चाहे आपको वो पैसा 2 साल बाद मिलने वाला है, लेकिन आपने कमा तो लिया, आपने कोई चीज सेल कर ली। ए पर्सन है और बी पर्सन है,
ए ने बी को सेल कर दिया, क्या, शूज का बिजनेस था, शूज सेल कर दिए, इसने शूज सेल कर दिए कितने, 2 लाख रुपए के। कब कर दिए, 20 मई को। कब कर दिए, 20 मई को, ठीक है। और पैसा इसको कब मिला, ये इसने किया 20 मई 2020 को। और इसे जो कैश मिला, कैश कब मिला, 20 मई 2021 को। 1 साल बाद पैसा मिला, 1 साल बाद, है ना। अब 1 साल बाद पैसा मिला तो हम किस पे करेंगे, कैश बेसिस पे। नहीं सर, कैश बेसिस कंपनीज एक्ट अलाउड नहीं करता। अपने कौन सा अलाउड करता है, एक्रूवल कंसेप्ट अलाउड करता है, ठीक है। तो हम कौन सी डेट पे एंट्री करने वाले हैं, हम एंट्री करने वाले हैं 20 मई 2020 को। क्लियर है, अब हो गया होगा क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका एक्रूवल कंसेप्ट, जिसमें बात करते हैं कि जिस डेट पे आपने ट्रांजेक्शन करी उसी डेट पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं। अब इसके बाद बात आती है आपकी किसकी, रेवेन्यू। एक रेवेन्यू कंसेप्ट और है, तो इसी से रिलेट करते हैं, ठीक है। चलो देखो, रेवेन्यू कंसेप्ट क्या कहते हैं, सेम बात करते हैं कि जिस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन करी है उसी डेट पे आपको जो है वो एंट्री करनी है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप लेके ये ना, ये जो एक्रूवल कंसेप्ट है ये है आपका बड़ा कंसेप्ट, और ये है आपका छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है। वो बड़ा क्यों, क्योंकि ना यहां पे देखो ध्यान से देखो, रेवेन्यू को भी लिया गया और एक्सपेंसेस को भी लिया गया है। किसको, रेवेन्यू को भी लिया गया है और एक्सपेंसेस को भी लिया गया है, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू में क्या होता है, रेवेन्यू में एक लाइन लिखते हैं, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर एंड व्हेन ही हैज लीगली बिकेम लायबल टू पे द अमाउंट। समझ में आया, कुछ नहीं आया, पता है मुझे। देखो रेवेन्यू में क्या कहता है, रेवेन्यू में जब, यहां पे छोटा कंसेप्ट पहली बात तो क्यों है, क्योंकि यहां पे सिर्फ हम रेवेन्यू को लेकर चलते हैं। यहां पे रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों को लेकर चलेंगे, यहां पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, रेवेन्यू को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे जिस भी डेट पे आपने रेवेन्यू को कमाया है उसी डेट पे आपको उस रेवेन्यू की एंट्री करनी होगी। वही चीज 20 मई 2020 को आपने क्या किया, रेवेन्यू कमाया, मतलब सेल किया, और सेल के बदले में हम मानेंगे कि आपको जो है वो 2 लाख रुपए मिल गए हैं। मिले हैं या नहीं मिले हमें कोई लेना देना नहीं है। कंपनी एक्ट ये कहती है कि हमें कोई लेना देना नहीं, मिले नहीं मिले वो आप जानो, आप लड़ो चाहे आप मरो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन 20 मई 2021 को आपको क्या हुआ, एक्चुअल कैश पेमेंट हुई, एक्चुअल कैश मिला, एक्चुअल कैश रिसीव किया आपने। तो हम अब भी इस एंट्री को नहीं करने वाले, हम इसी डेट पे एंट्री करेंगे। चाहे आपने रेवेन्यू कमाया हो, चाहे आपने एक्सपेंस कमाया हो, उसकी एंट्री उसी डेट पर होगी जिस डेट पे आपने एक्चुअल ट्रांजैक्शन की। आपको चाहे कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ, वो कहता है आपका एक्रूवल कंसेप्ट। और रेवेन्यू कंसेप्ट क्या कहता है, रेवेन्यू कंसेप्ट ये कहता है कि जिस डेट पे आपने रेवेन्यू कमाया, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग रेवेन्यू की बात करेंगे, तो जिस भी डेट पे आपने रेवेन्यू कमाया, एक्चुअल में कमाया नहीं कमाया हम नहीं जानते, लेकिन जिस डेट पे आपकी वो ट्रांजैक्शन हो गई और हमने मान लिया कि आपने रेवेन्यू कमाया है, उसी डेट पर आप लोग एंट्री करेंगे, ठीक है जी। तो ये अब आपको मैंने 2 चीजें बताई, एक्रूवल बेस और क्या है, कैश बेस। अब उसमें एक हाइब्रिड भी होता है, एक हाइब्रिड और होता है, हाइब्रिड और समझ लो, थोड़ा सा छोटा, बिल्कुल छोटा टॉपिक है। देखो हमने क्या किया, एक्रूवल और एक किया हमने कैश बेसिस, ठीक है। अब इसी तरह एक हाइब्रिड होता है, मतलब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, 2 चीजों का मिश्रण। अब ये जो करते हैं ना, ये करने वाले होते हैं पहली बात तो प्रोफेशनल्स। कौन होते हैं, आपके जो प्रोफेशनल्स हुए वो होते हैं। जैसे प्रोफेशनल में कौन हो गया, आपके जैसे डॉक्टर्स हो गए, आपके सीएज हो गए, ठीक है, सीए हो गए या सीएस हो गए, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, ये करते हैं। अब ये करते कैसे हैं, जो आपकी इनकम होती है ना, जो इन प्रोफेशनल्स की इनकम होती है, उन्हें तो करते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ कैश, मतलब कैश बेसिस पे, जब उनको कैश रिसीव हुआ तब। इनकम जो है वो करते हैं कैश बेसिस पे, और जो इनके एक्सपेंस होते हैं वो करते हैं ये एक्रूवल बेसिस पे।
किस पे करते हैं? एक्रूअल बेसिस पे। इतना ही है, बिल्कुल इतना ही है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा टॉपिक। एक्रूअल और कैश हमने कर लिया। हाइब्रिड में क्या? हाइब्रिड करता कौन है? पहली बात तो प्रोफेशनल्स करते हैं। कौन करते हैं? प्रोफेशनल्स करते हैं। और प्रोफेशनल में आता कौन क्या? जैसे डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, सीएस हो गए, ठीक है, जो अपनी सर्विसेज मेनली प्रोवाइड करा रहे हैं, जो अपनी मेनली सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ये जो इनकम करते हैं ना, इनकम की जो एंट्री करते हैं वो करते हैं कैश बेसिस पे, जो इनको जब इनको एक्चुअल में मिली है, जिस दिन इनको एक्चुअल में मिली। इस डॉक्टर ने चाहे ऑपरेशन किया हो 3 महीने पहले, 3 मंथ पहले इसने ऑपरेशन किया हो, लेकिन इसको अगर जो पेमेंट मिली है या जो उसको इनकम मिली है वो मिली है आज 10 दिसंबर को, तो ये 10 दिसंबर की एंट्री करेगा इनकम पे, इनकम के बेस पे। लेकिन इस ऑपरेशन के चक्कर में इसने कुछ एक्सपेंस किए हैं, तो इस एक्सपेंस की जो एंट्री करेगा वो एक्रूअल बेसिस पे, 3 मंथ पहले की एंट्री करेगा। ठीक है, इतनी ही चीज थी। चलिए, तो आपके कंसेप्ट जो हुए वो हुए खत्म। अब बात करते हैं कन्वेंशंस की। अब वो कन्वेंशंस, कंसेप्ट क्या थे? कंसेप्ट आपके कुछ रूल्स थे, उन रूल्स को ना फॉलो करना कंपलसरी है, उन रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी है। मगर जो ये कन्वेंशंस है ना, इन कन्वेंशंस को, पहली बात तो ये रूल्स नहीं है, नोट रूल्स, ये कोई भी रूल्स नहीं है, और इनको आप फॉलो करना आपके लिए कंपल्शन भी नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, आप पे कोई भी मतलब खास कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि देखा जाए ना तो ये जो तीनों चीजें हैं, जो भी कन्वेंशन है, वो कुछ ना कुछ रिलेट करती हैं आपके कंसेप्ट से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप करोगे तो आपका बिजनेस जो है वो बहुत स्मूथली रन करता रहेगा। ठीक है, आपको अकाउंट्स के रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहता क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज ए कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है विच इज अडोप्टेड आइदर बाय जनरल एग्रीमेंट और कॉमन कंसेंट अमंग अकाउंटेंट्स। मैंने आपको वो एग्जांपल बताया था ना, कोई एक प्रॉब्लम आई तो उसको ना किसी ने सॉल्यूशन दे दिया, फिर दूसरे बंदे को भी सेम प्रॉब्लम है, फिर उसने उसी सॉल्यूशन को पकड़ के अपने वाले प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। तीसरे को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, उसने कोई नया सॉल्यूशन निकाला, उसको ऐसे सोल्व कर दिया। फिर चौथे को प्रॉब्लम आई, चौथे ने भी वो वाला सेम कॉपी करके अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। तो इस तरह क्या हुआ? इस तरह लोगों को पता लगा कि इस प्रॉब्लम का ना ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बना लिए, उन प्रिंसिपल्स को उन्होंने कंसेप्ट बनाया, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को उन्होंने कुछ कन्वेंशंस बना ली। लेकिन कुछ कन्वेंशन का मतलब होता है कुछ ना जो आपके परंपराएं चलती आती हैं। जैसे आप देखोगे कि भाई अब जैसे आपने को सिखाया था कि अपने बड़ों के जो है पैर छूने हैं, तो अपनी क्या है वो परंपराएं हैं। हालांकि यूएस में नहीं सिखाया जाता होगा ना, इंडिया में मेनली सिखाया जा रहा है, तो क्या है ये परंपराएं हैं। तो हमें परंपराएं हैं, वो आपकी मर्जी, आप फॉलो करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपना पहला कन्वेंशन क्या कहता है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है, सब कुछ डिस्क्लोज करना है। कहते दिस कन्वेंशन रिक्वायर डेट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। सिग्निफिकेंट कौन सी होती है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड। सब कुछ आप कंप्लीटली डिस्क्लोज करेंगे। जैसे इंश्योरेंस लेने जाते हैं ना, तो इंश्योरेंस वाला पहले पूछता है कि इनको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको वो डिस्क्लोज करना होता है। अगर आप नहीं करते हो और बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पे आपको इंश्योरेंस आप क्लेम कर नहीं सकते हो। ठीक है, वहां पे आप लायबल नहीं होगे कि आप अपना इंश्योरेंस क्लेम करो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये बोल सकती है कि आप पहले से बीमार थे और उसके बाद आपने इंश्योरेंस लिया और आप बीमार थे, ये बात आपने हमसे छुपाई थी। ठीक है, उसी तरह अकाउंट्स में आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना होगा, कंप्लीटली डिस्क्लोज। ठीक है, सब कुछ बताना होगा। देयर शुड बी ए सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट। जो मटेरियल इंटरेस्ट है, जो सिग्निफिकेंट हो, यू अननेसेसरी नहीं कि भाई आ रहा था, जो कंपनी का मालिक आ रहा था, उसने ना आते हुए 2 गिलास पानी पिया, उस 2 गिलास की वैल्यू थी 3 रुपए। ये नहीं, एक्चुअल में जो मतलब मटेरियल आइटम्स जो मनी में हो सके और एक्चुअल में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं मेनली ट्रेडिंग के थ्रू। ठीक है, टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज प्रोप्राइटर ने किया प्रेजेंट, और पोटेंशियल क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। पोटेंशियल का मतलब होता है, पोटेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं आपके जो फ्यूचर के हो गए, फ्यूचर के क्रेडिटर्स हैं या फ्यूचर के इन्वेस्टर्स हैं या फिर फ्यूचर में कोई भी पर्सन ऐसा है। ठीक है, उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी होगी। ठीक है, डिस्क्लोजिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट्स डज नॉट मीन लीकिंग द सीक्रेट्स। डिस्क्लोज करने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो कंपनी के कुछ सीक्रेट्स हैं वो आप डिस्क्लोज कर दो, वो आप सबको गाते फिरो, ऐसा नहीं है। ठीक है,
secrets of the business, but disclosing significant information which is material interest to the users of the financial statements. जो यूजर्स के लिए सिग्निफिकेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, वो वाली इंफॉर्मेशन आपको बतानी होगी, वो वाली इंफॉर्मेशन ही आपको बतानी होगी। ऐसा नहीं आप सब कुछ बताते चल रहे हो, जो रेलेवेंट है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है, वही आप डिस्क्लोज करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गाते रहोगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर है कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, वही बात करते हैं। दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन, क्या है, एक्सेप्शन टॉप द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। वहां पे तो बात करते हैं कि आप सब कुछ डिस्क्लोज करोगे, लेकिन यहां पे बात करते हैं कि आप ना मटेरियल चीजों को डिस्क्लोज करोगे। मटेरियल चीजों का मतलब क्या है, जिसमें ना छुटमुट खर्चे हो जाते हैं। मान लो आपने ना 3 रुपए की पेंसिल ले ली, ठीक है, 2 रुपए की इरेजर ले ली, ठीक है, और 5 रुपए का आपने शॉर्पनर ले लिया, ठीक है, 10 रुपए की आपने पेजेस ले लिए, ठीक है, 20 रुपए की आपने वाटर बोतल ले ली। तो क्या आप इन सभी को अलग अलग करोगे? कहता नहीं, अलग अलग नहीं करना, आपने डिस्क्लोज तो करना है, मगर ना इनको ना प्लस कर लो। ये जितने भी आपकी है ना, मान लो आपने 3 रुपए की 4 पेंसिल ली है, तो आपके 12 रुपए हो गए, ठीक है। तो 12 इसके हो गए, इसके जो भी अमाउंट है, इसका अमाउंट, इसका अमाउंट, इसका अमाउंट, तो इन सभी को अमाउंट को ना आप प्लस करके क्या करो, प्लस करके, और एक पैटी कैश बुक आता है, पैटी कैश बुक। आप इस पैटी कैश बुक में दिखाएंगे या इसके नाम से एक ट्रांजैक्शन करेंगे जिसमें आप ये छुटमुट खर्चे जो है ना, वो आप यहां पे हमें जर्नल एंट्री में बता देंगे, ठीक है। तो आप मटेरियल चीजों को करोगे प्रॉपर तरीके से, जो इमटेरियल है, जो छुटमुट खर्चे हैं, इन्हें आप पैटी कैश बुक के थ्रू कर दोगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररेलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। उन्हें जरूरत नहीं है, जो इनसिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है, क्या है, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। फिर कहते हैं दीज अनइंपॉर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट और मर्ज्ड विद अदर आइटम। मैंने कहा मर्ज, कहा था ना मर्ज कर देंगे। मर्ज कैसे, 12 इसके हो गए, ठीक है, इसके मान लो 2 2 3 4, ये 4 मतलब 2 इरेजर ले लिए, ठीक है, और मान लो 5 शॉर्पनर ले लिए, ठीक है, 10 मान लो 10 पेजेस ले लिए, ठीक है, और 1 बोतल ले ली। तो इन सबको क्या किया, इन सबको प्लस कर दो और इसको प्लस कर दो। ये क्या होगा, ये सारा प्लस कर दो, मतलब मर्ज कर दिया आपने एक दूसरे के साथ, और उसके बाद आपने पैटी कैश बुक में डाल दिया। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल बी अननेसेसरी ओवरबर्डन, धक्के से बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब आपने लिखनी, कुल मिला के आपकी एंट्रीज होनी थी 10 पूरे साल में, आपकी इन छोटे मोटे ट्रांजेक्शन की वजह से होगी 100। बेफालतू का आपने बर्डन ले लिया और बेफालतू के आपके पेजेस बढ़ते गए, जिससे आपको आगे जब लेजर्स बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, उस टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए कन्वेंशन का कहा गया कि आप मटेरियल चीजों को, बड़ी बड़ी अमाउंट्स को तो करो, लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे 1 रुपया 2 रुपये खर्चे हैं, छोटे मोटे अमाउंट्स हैं, इनको आप मर्ज कर दो और पैटी कैश में दिखा दो, ठीक है। लास्ट कन्वेंशन क्या कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म या फिर प्रूडेंस। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने एक वर्ड पढ़ा था, ध्यान है आपको, जब टर्म्स पढ़ी हैं तो एक वर्ड पढ़ा था बैड डेट्स। ये बैड डेट्स कौन से होते हैं, वो जो दोस्ती के नाम पे कलंक थे, ध्यान है, दोस्ती के नाम पर कलंक थे। जो दोस्त आपसे पैसा ले जाता था, ठीक है, मतलब उसने 1 लाख रुपए आपसे ले लिया, और जब आपकी बारी आई मांगने की तो आपने कहा कि भाई मुझे पैसे दे, मुझे जरूरत है। तो कहता कौन से पैसे, कह रहा ना कौन से पैसे, तो वो क्या बन गया, वो आपका बैड डेट बन गया। वो डेट तो था, डिबेंच मतलब वो डेटर तो था आपका, वो डेटर था, लेकिन क्या हुआ, वो अब गंदा हो गया, वो मतलब उसने मना कर दिया पैसे देने से, तो वो क्या हो गया, वो बैड हो गया, बैड डेट हो गया, ठीक है। तो बैड डेट के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के जो बैड डेट्स हो जाए ना, 1 लाख का हो गया, तो हमारे पास ना जो प्रॉफिट्स निकल के आते हैं, तो हम एडवांस में क्या करते हैं, एडवांस प्रोविजंस बना लेते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ोगे जब ना, तो वहां पे लिखा होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमने प्रोविजन बना लिया एडवांस में ना, हमने एक खाता खोल लिया
ठीक है, जिसमें हमने 1 लाख रुपया डाल दिया कि कल को उनकी तरफ से अगर पैसे ना आए तो हमें लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि हुआ तो लॉस ही, लेकिन हम ना सिक्योर होके चलें कि ऐसा ना हो कि हम उस पर भरोसा करके बैठे रहें और कल को कोई इमरजेंसी आ जाए, हम उससे पैसे मांगे और वो कहेगा भैया कौन से पैसे। तो आपके पास एक प्रॉपर बैंक बैलेंस हो ताकि आप उस बैड डेट को कवर कर सकें। ठीक है, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट ऑल एंटीसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। क्योंकि आपको गेन हो रहा है तो गेन के लिए तो आप प्रोविजन नहीं बनाओगे ना। गेन जब हो ही रहा है गेन, तो वो गेन तो इसी प्रॉफिट में ही इंक्लूड है ना। लेकिन लॉस के लिए आपको प्रॉब्लम है, अगर लॉस हो जाता है या कोई बैड डेट निकल जाता है तो उसके लिए आपको कुछ प्रोविजंस बनाने होंगे। इट इज ए पॉलिसी, ये क्या है, एक पॉलिसी है फॉर प्लेइंग सेफ खेलने के लिए एक पॉलिसी है। ठीक है, प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लायबिलिटीज। क्या है, नॉन लायबिलिटीज के आप लोग नॉन लायबिलिटीज के लिए क्या बनाओगे, प्रोविजंस बनाओगे। अननोन के लिए नहीं बना सकते। अननोन के लिए आप लोग क्या करोगे, एक सर्टेन अमाउंट बना लोगे जो प्रिकॉशनरी अमाउंट कह सकते हैं आप। ठीक है, भी आपको कोई प्रिकॉशंस लेनी पड़ गई, कोई फ्यूचर में ऐसे कोई आपदा आ गई जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप कर सकते हो, तो वो अननोन हो गई। लेकिन नॉन के लिए आप प्रोविजंस बनाते हो जिसके रिगार्डिंग एक कन्वेंशन दिया गई, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, या फिर उसे हम कहते हैं प्रूडेंस। ठीक है, known as liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty, ताकि आप सर्टेन हो सको, थोड़े से आपको पता हो कि हाँ भाई चीज क्या होने वाली है। ठीक है जी, तो आज हमने क्या कुछ किया, प्रिंसिपल्स में पहला मैचिंग कंसेप्ट किया। मैचिंग क्या कहता है कि करंट एक्सपेंस, जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस है, करंट ईयर के इनकम के साथ आप लोग चार्ज कर दोगे, उसे खत्म कर दोगे। पहला कन्वेंशन कंसेप्ट ये था। दूसरा क्या कहते हैं, कॉस्ट या हिस्टोरिकल, जो आपने हिस्ट्री में, जो भी पास्ट में आपने जिस डेट पे ट्रांजेक्शन करी उसी डेट पे आप लोग क्या करोगे, एंट्री करोगे। एक्रूवल के लिए हमने 2 कंसेप्ट पढ़े, एक्रूवल भी और कैश भी, और एक हाइब्रिड भी हमने लास्ट में पढ़ लिया। एक्रूवल कंसेप्ट में क्या कहते हैं, जिस भी डेट पे आपने किया है, एक्रूवल रेवेन्यू दोनों में, लेकिन रेवेन्यू में सिर्फ रेवेन्यू लेकर चलते हैं, एक्रूवल में रेवेन्यू प्लस में एक्सपेंसेस दोनों लेकर चलते हैं। जिस भी डेट पे आपने उस ट्रांजेक्शन को किया उसी डेट पे आपकी एंट्री होगी। उसके बाद कन्वेंशन में बात करें, कन्वेंशन कोई जरूरी नहीं है, ये कोई रूल्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ना एक आपको प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह से काम करो, आपके लिए गाइडलाइंस नहीं है ये, बस ठीक है, एक सजेशंस हैं, ये सजेशंस कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, फिर कहता है इसमें पहला क्या है, फुल डिस्क्लोजर, सब कुछ आप डिस्क्लोज करोगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमैटेरियल को आप लोग यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करोगे। इमैटेरियल जैसे छोटे मोटे खर्चे, उन्हें आप पैटी कैश बुक में आप जाके वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट क्या है, कन्वर्शन ऑफ कन्वर्टिज्म या फिर प्रूडेंस। इनमें क्या होता है, इसमें कहता है कि आप अपने जो गेन है उनको तो इग्नोर करोगे, और जो लॉसेज हैं, ठीक है, लॉसेज हो सकते हैं, उनके लिए आप प्रोविजंस बनाकर चलोगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और यहां पे ना एक कंसेप्ट मैं भूल रहा था, एक सेकंड रुको। रेवेन्यू मैंने आपको बताया ना, रेवेन्यू में आप लोग क्या करोगे, मान लो ये 20 वाला आपने एग्जांपल लिया था ना, तो जब भी आप ट्रांजैक्शन एक्चुअल में कर दोगे तो वही वाली लेके चलोगे ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू में क्या था, जिस भी डेट को ट्रांजैक्शन किया, मान लो 20 मई को की थी आपने ट्रांजैक्शन, 20 मई 2020 को, और जो कैश मिला था आपको वो मिला कब था, 2021 को, 20 मई 2021 को। तो आपने ट्रांजैक्शन किस डेट पे करी, 20 मई को करी। मगर ना इसमें 2 कंडीशंस हैं, 2 ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें जिसका ये एक्सेप्शन है। पहला तो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कौन सा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ध्यान है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वो जो ऐसे ब्रिज बनते हैं ना सड़कों वाले, ठीक है, ये ब्रिज बना दिया, ठीक है, यहाँ से नीचे से ऊपर ट्रेन निकल रही है, तो ये ब्रिज ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो गए। तो इसकी कहते हैं कि इसकी जो एंट्री होगी ना, वो एंट्री होगी, मान लो ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ना यहाँ से लेके यहाँ तक बना 1 साल में, तो इसकी एंट्री आप कर दो। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया 1 साल में, इसकी एंट्री कर दो। फिर यहां से लेके यहां तक बना 1 साल में, इसकी करो। फिर यहां से लेके यहां तक बना 1 साल में, इसकी एंट्री करो। तो कहने का मतलब कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ये एक्सेप्शन है कि आपकी जब हुई तब कर दोगे, नहीं। इसमें ये कहता है कि कंस्ट्रक्शन में कि जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन होती रहती है वैसे वैसे आप उस एंट्री को रिकॉर्ड करते रहो। ठीक है, मान लो ये बन गया आपका जैन में, ये बन गया आपका फेब में, ये बन गया मार्च में,
ठीक है, ये मर गया, ये उसके बाद टोटल मिला के बना आपका मान लो जुलाई तक। तो आप इसे जुलाई में जाके एंट्री करोगे, इसकी मार्च में कर दोगे, इसकी फेब में, इसकी जैन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस प्रोजेक्ट की, हालांकि इस प्रोजेक्ट की वैल्यू अगर देखें रेवेन्यू कंसेप्ट के हिसाब से, इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल ट्रांजेक्शन कब होनी चाहिए, जब इस प्रोजेक्ट की या जब इस पुल की, इस ब्रिज को बनने की साइन हुए थे, या कह सकते हैं कि इसके लिए ऑर्डर दिए गए थे, उस टाइम होनी चाहिए थी। मगर ये एक्सेप्शन है कि आप इसकी उस दिन नहीं करोगे जिस दिन इसकी ट्रांजैक्शन हुई है, उस दिन करोगे, उसके साथ साथ करते रहोगे जैसे जैसे ये काम कंप्लीट होता रहेगा। तो पहला है आपका कंस्ट्रक्शन, और दूसरा आता है इंस्टॉलमेंट बेसिस। आपके ध्यान है, एक मिनट, इंस्टॉलमेंट बेसिस, आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ठीक है, मान लो आपने 5 लाख लोन लिया हुआ था बैंक से, आपने 1 लाख की पे करी, फिर उसने के बाद आपने फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख और फिर 1 लाख करी। तो आपने 5 बार में क्या किया, 5 बार में आपने पे किया 1-1 लाख। तो आप जैसे जैसे इससे 1-1 लाख को पे करते रहेंगे, जैसे जैसे पे करते रहेंगे, वैसे वैसे एंट्री करते रहेंगे। मान लो ये करिए आपने 2017 में एंट्री करो, 2018 में एंट्री करो, 19 की एंट्री, 20 की एंट्री, 21 में 21 की एंट्री। ऐसा नहीं कि इसको आपने लिया था 2015 में और 2015 में इस 5 लाख की आप लोग एंट्री कर दोगे, ऐसा नहीं करोगे। करोगे कैसा, 2017 की, 17 में 1 लाख पे किया तो 17 की एंट्री, 18 में पे किया तो 18 की एंट्री, 19 में पे किया तो 19 की एंट्री, 20 में किया तो 20 और 21 में किया तो 21। ठीक है जी, तो ये था आपका रिवेन्यू कंसेप्ट। और रिवेन्यू में 2 एक्सेप्शन है, इन एक्सेप्शन को ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटी सी चीज थी, मुझे बताना ठीक लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन बेस, मतलब या तो 2 ऐसे एग्जाम्पशंस जो रेवेन्यू कंसेप्ट पे हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कंस्ट्रक्शन बेसिस का प्रोजेक्ट का जो है कंस्ट्रक्शन बेसिस पे उसकी हम किस हिसाब से एंट्रीज करते हैं। तो आप कैसे कैसे करते हैं, जैसे जैसे वो काम कंप्लीट होता रहेगा वैसे वैसे करते रहेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, कन्वेंशन वगैरह हमने कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।